देश की सर्वोच्च अदालत ने एक आदिवासी महिला को उनके नाना की पैतृक संपत्ति में अधिकार देकर एक इतिहास रच दिया। यह फैसला एक आदिवासी महिला की व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि देश की लाखों आदिवासी बेटियों की आवाज बन गया, जो वर्षों से पैतृक संपत्ति से वंचित रही। लेकिन यहाँ से शुरू होता है विवाद। कोलेबिरा के आदिवासी विधायक नवल विक्सन कोनगाड़ी ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कहा, यह फैसला आदिवासी समुदाय के लिए विवाद का बहुत बड़ा कारण बनेगा। जो जमीन है वो एक गोत्र वंश और कुल की होती है, जो सामुदायिक संपत्ति होती है, जिसे उस गोत्र के लोग सामूहिक रूप से मिलकर बनाए हैं और उसका उपभोग करते हैं। ये जमीन आदिवासी समुदाय के लिए उनका अस्तित्व, उनकी पहचान और उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ धरोहर है और उनको उन जमीनों को सुरक्षा के लेकर CNT एक्ट और SPT एक्ट कानून बना है, जिसे संविधान के 9वीं अनुसूची में संरक्षण दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 51 का में F या चा में हम देखेंगे, उसमें भी गौरवशाली परंपराओं को संरक्षण देने का मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 46 में भी सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से रोकने के लिए प्रावधान करने की बातें कही गई हैं। और संविधान के अनुच्छेद 244(1) जो 5वीं अनुसूची के लिए प्रावधानित है और उसी प्रावधान के तहत पेशा कानून 1996 बना, जिसमें भी पारंपरिक सामाजिक कानूनों को, जिसे कस्टमरी लोग कहते हैं, उसका संरक्षण देने और उसी के अनुरूप शासन का बात कहा गया है। और इस निर्णय से ये होगा, चूंकि आदिवासी समुदायों में बेटी जब तक कुंवारी है तब तक अपने पिता के पैतृक संपत्तियों का उपभोग कर सकते, उसका वो हक रखती है। लेकिन विवाह के बाद अन्य गोत्र में विवाह होता है। हमारे आदिवासी समुदाय में अन्य गोत्र में जब विवाह होगी तो वहां भी जिस गोत्र में उसका विवाह होगा, वहां का उसका पति जिस गोत्र से आएंगे और उनका जो पैतृक संपत्ति होगा उसका वो उपभोग करेगी, वहां को मालकिन बनेगी। और आदिवासी समुदाय में अभी तक इस कस्टमरी लॉ को महिलाएं भी स्वीकार करते रही हैं, मानते रही हैं कि इसमें संविधान का आर्टिकल 14-15 का कोई उल्लंघन वे नहीं समझती हैं, क्योंकि पति के बाद और पिता के बाद पति के संपत्ति पर उनको अधिकार मिल जाता है। सबसे बड़ा समस्या भी इस निर्णय के बाद आएगा, क्योंकि आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों में हस्तांतरण को लेकर रोक है और आदिवासी जमीन पर गैर आदिवासी कब्जा दखल नहीं कर पा रहा है। अभी इस निर्णय की वजह से आदिवासी महिलाओं को लोग प्रेम जाल में फंसाएंगे और बेटी के रास्ते से आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी आदमी दखल कब्जा
करेगा और यह कालांतर में 100-200 साल होते होते आदिवासी समुदायों का सारा जमीन इसी रास्ते से गैर आदिवासियों के हाथ में चला जाएगा और आदिवासियों का अस्तित्व, आदिवासियों का पहचान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और इसमें भाजपा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मुझे लगता है कस्टमरी लोग के रहते तो नहीं दे सकते थे, दोनों पक्ष के लोग मामला को कोर्ट में ले गए और एक पक्ष सही ढंग से पक्षों को नहीं रखा, हो सकता है कोर्ट में अटेंड भी ढंग से नहीं किया होगा और कोर्ट तो तथ्यों के अनुसार और कोर्ट में बहसों के अनुसार फैसला सुनाती है और निश्चित तौर पर वही हुआ होगा इस केस में। इस निर्णय से आदिवासी समुदायों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आदिवासी समुदायों के लिए जो जमीन सुरक्षा के लिए जो CNT SPT एक्ट है और जो संविधानों में कई प्रावधान है संरक्षण के लिए, उस सारा धरा का धरा रह जाएगा और आदिवासी जमीन अन्य समुदाय के हाथ में चला जाएगा। और भाजपा ये एक प्रक्रिया है उनका साजिश, इसीलिए भाजपा UCC लाना चाह रहे थे जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और एक दूसरा साजिश भाजपा रच रही है, डिलिस्टिंग। आदिवासी समुदाय के लोग जो आदि धर्म को छोड़कर या वो हिंदू धर्म को मान रहे हो या ईसाई धर्म को मान रहे हो या मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं, जो धर्म परिवर्तित हुए हैं, वैसे लोगों को डिलिस्टिंग करना है बोल रहा है, आदिवासी सूची से हटाना है, आदिवासी अधिकार से हटाना है। अगर वैसे लोगों को आदिवासी अधिकार से सूची से हटा देगा तो उनके अंदर की उनके कब्जे की अधिकार की जमीन भी CNT SPT से बाहर हो जाएगी, तो उसे भी आसानी से कब्जा कर लेगा। और अभी भाजपा कह रही है कि रूढ़िगत परंपराओं में जो हैं उन्हीं को पेशा का लाभ मिलेगा और जो धर्मांतरित लोग हैं वे लोग पेशा नियमावली को बनने नहीं दे रहे हैं। इसमें भी भाजपा भ्रम फैला रही है। भाजपा ने ज्यादा तक यहां झारखंड में शासन किया, लेकिन उन्होंने कोई पेशा कानून का नियमावली नहीं बनाया। और अभी जब हमारी सरकार बना रही है तो वे कह रहे हैं कि रूढ़िगत परंपराओं के लोगों को अधिकार नहीं देना है, ईसाइयों को देने के लिए, धर्मांतरित लोगों को देने के लिए ये पेशा नियमावली नहीं बना रहे हैं। मैं बता दूं, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों समुदाय के लोग रहते हैं और अनुसूचित क्षेत्र में सबों को प्राकृतिक संसाधनों पर बराबर का अधिकार है, उपयोग का भी। पेशा कानून में सिर्फ एक अधिकार आदिवासियों को दिया है कि सभापति का अधिकार आदिवासी समुदाय के लोग करेंगे और स्वशासन के तहत जो कस्टमरी लॉ है वो कानून वहां पर प्रभावी ढंग से लागू होगा। अब भाजपा कह रही है कि जो रूढ़िगत परंपरा नहीं मानने वाले आदिवासी या गैर आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र में अधिकार नहीं मिलेगा, तो भाजपा क्या यह चाहती है कि जो उनका वोटर है OBC समुदाय में, जो आदिवासी के साथ जो रहने वाले हमारे मूल निवासी हैं, जो OBC में आते हैं, या या जनरल वर्ग के लोग भी आते हैं, जो आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम सभा क्षेत्र में, क्या उनको बालू का, जंगल का, बाजार का, गैर मजरूआ जमीन का अधिकार नहीं देना चाहती है क्या भाजपा? वो दोहरी बातों को कह रहा है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि पेशा नियमावली ना बने और खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार पूंजीपति मित्रों को दे पाए। तो भाजपा का साजिश है आदिवासी समुदायों के अस्तित्व और पहचान को खत्म करने का, और उसी का एक हिस्सा ये भी है आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देना। इसमें भी देखना होगा कोर्ट में क्या बहस हुआ है, किन दस्तावेजों को रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों पक्ष एक साजिश के तहत अपनी पोती को
नतनी को देने के लिए साजिश रचा और ये लोग कोर्ट में बातों को सही ढंग से नहीं रखा और उनकी नतनी के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया हो। तो इस निर्णय से आदिवासियों का अस्तित्व और पहचान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अभी कुछ सालों में नहीं, लेकिन कालांतर में निश्चित तौर से इससे का दुष्प्रभाव पड़ेगा। आदिवासी समुदाय पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। एक चीज है, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं क्यों बेटी को अपने पिता का हक क्यों नहीं मिलता? मैं बता दूं, मेरा सिर्फ मेरी एक ही बेटी है और मेरे अंदर बहुत जमीन है, जो पैतृक जमीन है, जिसे मैं नहीं बनाया हूं, मेरा बाप भी नहीं बनाया और मेरा दादू भी नहीं बनाया है। उसे कुनगाड़ी कुल के लोगों ने, कुनगाड़ी गोत्र के लोगों ने जब उस गांव में आए तो सबों ने मिलकर, सभी भाइयों ने, सभी कुनगाड़ी समूह के लोगों ने मिलकर बनाया उन जमीनों को। मेरा अगर निर्वंश होता है, मेरा वंश, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जमीन मेरी बेटी को जाए। वह जमीन क्योंकि सामुदायिक जमीन है, कस्टमरी लॉ को मैं मानता हूं, इसलिए मेरी बेटी की जगह मेरा जमीन मेरे गोत्र के लोगों में जो नजदीक वंश का हो उसमें बटेगा। ये तो ये कानून तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। इस कानून के तहत मेरी बेटी को भी अगर अन्य जातियों में विवाह हो जाता है, अगर दुर्भाग्य से, हालांकि ऐसा क्या हो कौन जानता है, तो गैर आदिवासी लोग कब्जा कर लेंगे उस जमीन को, जिसे कोनगाड़ी कुल के लोग बनाया है, सामुदायिक जमीन को। और सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट कानून भी नहीं रोक पाएगा। बेटी के रास्ते से अन्य जाति के लोग घुस जाएंगे। इसलिए मैं इस कानून का पक्षधर हूं, क्योंकि यह कस्टमरी लोग बहुत सोच समझकर बनाया गया है, जिसका संरक्षण देना सरकार का दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कर्तव्य है। आदिवासी गौरवशाली परंपराओं को संरक्षण देना, जो संविधान के अनुच्छेद है 51 का F में 4 में गौरवशाली परंपराओं का संरक्षण परिरक्षण करना है। 46 में सामाजिक अन्याय और शोषण को सुरक्षा देना है। पेशा कानून में कस्टमरी लॉ को अधिकार दिया गया है, पावर दिया गया है। उस सब धारा का धारा रह जाएगा और आदिवासी जमीन खत्म हो जाएगा, आदिवासी समुदाय खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग इसको लेकर किस तरह से विरोध करने का सोच? इसको लेकर हम कस्टमरी लॉ को मजबूत करेंगे अपने समाज में। और यह समस्या आदिवासी टू आदिवासी विवाह होने में नहीं होता है। आदिवासी बेटियों को जो गैर आदिवासी समुदाय के लोग शादी करते हैं और वहां उनको दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है कि तुम अपने बाप का पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगो ताकि हम वहां उस जमीन का उपभोग कर पाए। तो इस साजिश को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। हम उन कोर्ट के दस्तावेजों को देखेंगे, निकालेंगे, देखेंगे और कोर्ट को संरक्षण देना है। हमारे आदिवासी समुदायों का, कस्टमरी लोगों का, हमारा अस्तित्व और पहचान को समर्थन संरक्षण देना सरकार का दायित्व है, सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, कर्तव्य है। और निश्चित है हमारे पक्ष में फिर से निर्णय आएगा। आप ये मानते हैं कि जो बेटियां आदिवासी समुदाय में विवाह करेंगी, आप देना चाहिए समान हक? जो बेटियां जब तक कुंवारी है तब तक तो पैतृक संपत्ति का उपभोग करती हैं, बाप के साथ रहती हैं, तो और दूसरा गोत्र में शादी हो जाने के बाद अपने पति का, उस गोत्र का पैतृक संपत्ति को मानकिल बनती है, तो कहां उनको बेदखल किया गया है? उनको तो जमीन से, पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया गया है। पिता के साथ जब तक थी, यहां मालकिन थी, यहां से विदा हो गई पति के यहां, तो वहां की मालकिन बन गई। इसमें तो उनके साथ कहीं कोई संवैधानिक अन्याय नहीं हुआ है, संवैधानिक पक्षपात नहीं हुआ।
आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं हुआ है। और आदिवासी समुदायों को लेकर तो ऐसे भी समान अधिकार, तो आरक्षण का तो कोई मामला बनता नहीं। आरक्षण तो समान अधिकार के खिलाफ है। उस आर्टिकल के रहते हुए भी आदिवासी समुदायों को और एससी और ओबीसी समुदायों को आरक्षण का प्रावधान किया गया उस आर्टिकल के रहते हुए भी। तो ये गंभीर मामला है। भाजपा एक साजिश रच रही है आदिवासी जमीनों को हथियाने के लिए, और बहुत सोच समझकर इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लिया गया है, ताकि पूरा देश स्तर पर एक कानून बने आदिवासी जमीन को हथियाने के लिए। सीएनटी एसपीटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस निर्णय से। हमारा समाज हमेशा से कस्टमरी लॉ यानी परंपरागत रीति रिवाज पर चलता आया है, और उन नियमों के अनुसार आदिवासी बेटियों को पैतृक जमीन में अधिकार नहीं होता। विधायक ने यहाँ तक कहा कि यह फैसला आदिवासी पहचान को मिटाने की साजिश है। आदिवासियों की असली पहचान उनकी जमीन से है, और यह निर्णय उसी पहचान को खत्म करने की एक सोची समझी चाल हो सकती है। नवल विक्सन कुनगाड़ी ने एक भावुक बात कही, मेरी खुद की एक बेटी है। एक पिता होने के नाते मुझे खुश होना चाहिए कि मेरी संपत्ति मेरी बेटी को मिलेगी, लेकिन एक समाज के प्रतिनिधि के तौर पर मैं चिंता हूं, यह फैसला समाज में टकराव और बंटवारे का कारण बन सकता है। उन्होंने साफ कहा कि आदिवासी समाज इस फैसले को स्वीकार नहीं करता। तो क्या यह फैसला न्याय की ओर बढ़ता कदम है, या फिर समाज को बांटने वाला तलवार है? या संविधान के नाम पर सदियों पुरानी परंपराएं तोड़ी जा रही है, या फिर वक्त आ गया है कि महिलाओं को भी जमीन से जोड़ने का हक मिले, चाहे वो किसी भी समाज से हो?